हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो बेफिक्र हो जाइए, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन फिर से देने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बेसिक आप लोगों का पहले क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जब पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा तभी आप इसके ऊपर क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो आपके लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो पॉलिनोमियल कहते हैं एक ऐसी एक्सप्रेशन को जिसके अंदर x, y, z, a, b, c ऐसे वेरिएबल्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा x + 5, तो x + 5 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x आ गया। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ 2x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी x आ रहा है। मैंने बोला 9x - 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है। अच्छा, क्या मैं बोल दूँ सिर्फ 5 ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला क्या सिर्फ x एक पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ पे आप इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म हो सकता है, यहाँ पे 0 रही हो सकता है, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पॉलिनोमियल को हम कैसे समझें। बेसिक बात तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो तो आपको क्लियर हो ही रही होगी, लेकिन आप पॉलिनोमियल को कैसे समझेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होगा उसकी कम से कम एटलीस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने बोला x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है। अगर मैंने कहा x की पावर आपकी 2 है तो भी पॉलिनोमियल माना जाएगा। x की पावर 3 पॉलिनोमियल 4, x की पावर यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ x कुछ भी हो सकता है, बट कम से कम एटलीस्ट वो 1 हो। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो सबके सब क्या कहलाएंगे? हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आप फिर से समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने x + 5। अगर मैंने लिख दिया x² + 5 तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x³ + 5 तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो भी पॉलिनोमियल लिख दिया। मैंने लिख दिया x² + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो भी पॉलिनोमियल होगा। हमें मेन क्या चीज़ देखनी थी? वेरिएबल टर्म्स है या नहीं। देखो, यहाँ पे 2 तरह की टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। एक इस तरह की x वाली, जिन्हें हम बोलेंगे वेरिएबल टर्म्स। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये जो x वाली टर्म्स होती हैं इनको बोलते हैं हम वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर क्वेश्चंस के अंदर इनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब अलग आती है। अलग आने के कारण इनको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। और जो इनके साथ में होता है, जैसे ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ मतलब अभी अपने पास से क्वेश्चन लिखा, ज़्यादातर 5 ही लिख दिया मैंने। तो इन सारी टर्म्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप इसे 3 ही पढ़ते हैं, आप इसे 5 ही पढ़ते हैं, मतलब इस तरह की जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं जिनके साथ x y नहीं लगा होता, वो सारी की सारी टर्म्स हमारे लिए क्या रहेंगी? कांस्टेंट टर्म्स। तो आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें 2 तरह की टर्म्स देखने को मिलेगी। पहली वेरिएबल टर्म्स, दूसरी कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स वो टर्म्स होंगी जैसे कि x, y, z। अभी मैंने सिर्फ x को लेकर लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दूसरे चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे हम जरूरी नहीं है x ही लें। वेरिएबल टर्म्स हमारी कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल टर्म्स हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया y + 9 या y² + 3, ये भी वेरिएबल टर्म्स है। मैंने z भी ले सकता हूँ, z³ - 9, z³ + 8। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ वेरिएबल्स के रूप में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। और साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, और अप टू आगे तक इन्फिनिटी तक कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं, प्लस में या माइनस में।
तो यहाँ से आप लोगों को दो बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि कौन सी टर्म्स वेरिएबल टर्म्स है और कौन सी टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स है। सिंपल है, जिनके साथ वेरिएबल टर्म्स नहीं आ रही है यानी कि एक्स वाई जेड नहीं आ रही हैं वो सारी कांस्टेंट टर्म्स है, और जिनके साथ एक्स वाई जेड आ रहे हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। वैसे तो हम लोगों को जो पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं वो ज़्यादातर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम पढ़ने को मिलता है। फिर भी मैं आपको उसकी भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर मैंने बोला x + 2, यहाँ पे कुछ भी मैं अपने पास से ले रहा हूँ रैंडमली, तो x + 2 अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे x की मैंने डिग्री कितनी ली है, 1 ली है। मैंने x की डिग्री कितनी ली है, 1 ली है। अगर मैं x की डिग्री 1 ले रहा हूँ तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैंने यहाँ पे x की डिग्री 2 ली होती तो मैं इसे क्या बोलता, बिल्कुल सही, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x की डिग्री 3 ले लेता हूँ तो इसे क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 4 ले लेता हूँ तो इसे क्या बोला जाएगा बताओ, इसे बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हम लोगों को 4 तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में अभी फ़िलहाल इतना समझ लेना है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा x की पावर 3 + 4x² - 3x + 9। अब आप इसमें देखोगे मैंने x की डिग्री 1 भी ली है, मैंने x की डिग्री 2 भी ली है, मैंने x की डिग्री 3 भी ली है, मैंने सभी तरह की डिग्री का x की यूज कर लिया। अब आप इसे क्या बुलाएंगे, क्या आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल बुलाएंगे क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है, क्या आप इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बुलाएंगे क्योंकि x की डिग्री 2 है, क्या इसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बुलाएंगे क्योंकि x की डिग्री 3 है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, बाकी तो सब उससे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो डिग्री रहेगी हम इसका नाम उसी के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि इसे हम क्या बुलाएंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी अगर 3 है तो हम इसे क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने सपोज करो यहाँ पे लिख दिया 9x² + 7x + 3। अब आप इसे क्या बुलाएंगे, वेल डन। हमारे पास जो x की पावर है वो मैक्सिमम कितनी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो 2 ही है ना, ये तो एक ही है, ये 2 है, इससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। तो 2 अगर x मैक्सिमम है तो हम इसे क्या बुलाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि जो भी x की हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो उस तरीके के पॉलिनोमियल्स का उसके हिसाब से हम उसको नाम देंगे। क्लियर है ये चीज़, लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा या बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, ये डिसाइड किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है इस बात पर कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी क्लियर हो रहे हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो देखो मैं अपने पास से क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने पास से यहाँ पे लिख दिया मैंने x + 2x, लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होती है जिसके हिसाब से हम इसे मैच करेंगे कि ये लीनियर है या ये क्वाड्रेटिक है या ये क्यूबिक है या ये बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो मैं यहाँ पे इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आप देखते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको x की डिग्री कितने मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, और इसके साथ इसका एक कोफिशिएंट भी आता है। कोफिशिएंट क्या होता है पहले आप समझो। मैंने लिखा 4x + 5, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल टर्म है हमारे पास 4x, वेरिएबल टर्म 4x है, और ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये कौन सी टर्म है, वेरिएबल टर्म। दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म और ये टर्म है हमारी वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स में वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो इसे बोलते हैं हम
कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट x का है तो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा 4। अगर यहाँ पे स्क्वायर का है x स्क्वायर का तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहलाएगा 4। तो जिसका भी, अगर जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने बोला 3x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, अपने पास से मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट बताओ आप मुझे, कोफिशिएंट कितना है किसका, x का। मैं आपसे x का पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे x के साथ तो 6 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। अच्छा, मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है, तो x क्यूब के साथ में कितना है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, सपोज करो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने बोला माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में √6। अब मुझे बताओ आप x का कोफिशिएंट कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना होगा, -3, 3 नहीं बोलेंगे इसको, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, -3। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, -4। तो आप इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी लिख देता हूँ। अच्छा, जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, अपनी नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ज़रूरी है उसे आप नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि होता ही है वीडियो ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है सब कुछ आ गया, बाद में रिवीजन के लिए आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ती है, दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर से वही पूरा टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी नोटबुक के अंदर ये सारी बातें इंपॉर्टेंट जितनी भी आपको लगती हैं वो नोट डाउन कर ले। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको दिख रहा होगा कि वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ का कारण यह है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा पाऊँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसी तरीके से कोऑपरेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। फ्यूचर में जैसे जैसे रिसोर्सेज जुटा पाएंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में लिखता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ ax प्लस c। लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं हम, ax प्लस c, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ x की एक ही डिग्री है। यहाँ पे ये c मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, c मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई वो किसके लिए हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब आप बोलोगे क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया ax स्क्वायर प्लस c, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे आप एक और टर्म भी तो यूज कर सकते हैं। एक तो x की पावर 2 है और एक x भी तो आ सकता है, तो आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आप लोगों को कि 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत अच्छे समझना है। अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लिया ना तो 10th क्लास आपकी बहुत आराम से निकलने वाली है। हालांकि 9th क्लास में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप 10th में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से समझें। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो उसका क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को d से डिनोट किया है। कांस्टेंट टर्म को किससे डिनोट किया है, d से। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ये c होना चाहिए d होना चाहिए, ऐसे कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी मर्जी से हम चाहे तो कुछ भी लिख दें, d e f g कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखने का बस तरीका है, मतलब मैक्सिमम जो डिग्री है वो दिखनी चाहिए बस हमें, क्योंकि वेरिएबल टर्म्स हमारे डिफाइन कर रही है पॉलिनोमियल को, ना कि कांस्टेंट टर्म बता रही है पॉलिनोमियल को। तो हाईएस्ट डिग्री दिखनी जरूरी है। बाई क्वाड्रेटिक के लिए आप लिखेंगे ax स्क्वायर x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस, मैं k लिख देता हूँ इस बार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, आपकी जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं आप कांस्टेंट टर्म के लिए। तो चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए लिखी जाएगी, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लिखी जाएगी, कौन सी क्यूबिक के लिए लिखी जाएगी और कौन सी बाई क्वाड्रेटिक के लिए लिखी जाएगी।
तो ये सारी बातों को समझते हुए इन सबको नोट डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल की बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक जितना मैंने बताया क्लियर हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो ना, अगर आप चाहते हैं दिक्कत ना हो, तो आपको यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अच्छे से समझनी ही है। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जीरोज कैसे फाइंड करने होते हैं। जीरोज आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी निकाले हुए हैं वैसे तो, लेकिन आप लोगों को इस साल भी जीरो निकालने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा x+5 ही लिख ले रहा हूँ। x+5 के अंदर आप मुझे बताइए, ये अगर एक पॉलिनोमियल है बच्चों, यहाँ पे ये px से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, px यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर है x+5। x+5 एक पॉलिनोमियल है। आप मुझे बताओ इसकी जीरो क्या होगी, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि ये जो px है ये जीरो कब हो जाएगा, x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पर ये px जीरो हो जाएगा। आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर मैं -5 ले लूँ, देखो x की मैंने क्या ले लिया -5, आप देखोगे मैंने -5 यहाँ पे रखा तो ये कितना हो गया, -5 और +5 जीरो हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो -5 है वो इसके लिए क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखोगे आप यहाँ पे x की डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो जीरो कितने आए, एक ही आए, एक ही जीरो मिला, वो क्या था -5, एक ही जीरो मिला -5। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ x² - 2x - 3, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब की बार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ x² - 2x - 3, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने इसे px में बोल दिया और मैंने बोला कि बताओ इस px की यानी कि इस पॉलिनोमियल की जीरो कितनी रहेगी और कौन कौन सी जीरो रहेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर 2 जीरो निकलने वाली है। जो क्यूबिक आएगा उसके अंदर कितनी जीरो निकलेगी, बिल्कुल सही 3 निकलेंगी। जो बाई क्वाड्रेटिक आएगा उसके अंदर कितनी जीरो निकलेंगी, 4 निकलेंगी। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इसकी जीरो कैसे निकालनी है वो एक तरीका है, पर मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ जीरोज क्या होती हैं। जीरोज मतलब यहाँ पे आप x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमारे पास जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या रख के देखिए, आप यहाँ पे रख दीजिए 3, आप कितना रख दीजिए 3। तो यहाँ पे देखेंगे आप x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 3, यहाँ पे -3। आप देखोगे ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। 9 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 3 में से फिर से 3 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। तो यानी कि ये आपका एक जीरो मिल गया। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे और कोई भी, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर 2 जीरो मिलेगी। आपको मैं -1 रख के दिखाता हूँ। तो -1 रखा, क्या आया देखो, मैंने यहाँ पे x² की जगह पे -1 रख दिया, मैंने यहाँ पे -1 रख दिया। अब देखो जरा कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1, भाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1 ही आएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई -1, यही तो होगा। तो 1 1 जा तो 1 ही रहेगा ना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस को लिखने की तो जरूरत होती नहीं है ना, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। -1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आ गया। इसी तरीके से 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये देखो 2 और 1 3 हो रहे हैं, और 3 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 0 ही बचेगा ना। तो इस पॉलिनोमियल की जो जीरो बनेंगी वो क्या बनेंगी बताओ, 2 जीरो बन रही हैं, क्या क्या, एक बन रही है हमारी कितनी 3, और एक क्या बन रही है हमारी -1। तो क्योंकि ये क्यूबिक नहीं था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए इसकी कितनी जीरो निकल के आई, 2। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो बता दी, हम कैसे बताएंगे। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो 9th क्लास में आपने सीखा होगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो करना कुछ नहीं होता,
हमें क्या है देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, क्वाड्रेटिक के लिए सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाली। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कोफिशिएंट कुछ नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पे आपको एक्स के साथ कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब 1 ही है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई आपने कांस्टेंट टर्म से करनी है। मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करना है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए चेक कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और उसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी है, कांस्टेंट टर्म से, जो भी रहेगी। आप देखोगे कौन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, और मल्टीप्लाई कितने से करा, कांस्टेंट टर्म -3 से। तो कितना आएगा, -3 आ गया ना, -3 आ गया ना। आपको इस -3 को फैक्टराइज करना है। अब आप कहोगे 3 के तो फैक्टर बनते नहीं, 3 तो प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो प्राइम नंबर रहेगा हम उसको ऐसे यूज करेंगे। बस हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देना है। जैसे कि ये जो मेरे पास लिखा था x² - 2x - 3, ये लिखा था ना, मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो x² था इसके साथ में जो कोफिशिएंट था अभी मैंने उसकी किससे मल्टीप्लाई कर ली, कांस्टेंट टर्म से। जब मैंने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करी तो मेरा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है -3। मैंने इस -3 के फैक्टर का यूज करा और मेरे को लाना क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितनी है, -2x। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, -3x और +1x, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ -3 × 1, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। तो 3 बन जा 3 होता है, और मेरे को 2x माइनस का लाना है, इसलिए मैंने 3x के आगे माइनस लगाया है। अगर मैं 3x प्लस का लिख देता और x माइनस का लग देता तो 3x में से x जाते तो प्लस का 2x मिलता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, -3x, और यहाँ पे किसका लिखा है, +x। तो आप देखोगे -3x और +x को अगर आप एक साथ मिला दोगे तो आपका -2x ही तो आना है। तो बस करा कुछ नहीं है, इसको स्प्लिट करके लिख दिया है, और ये आप लोग कर चुके हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपने बस मिडिल टर्म को क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। तो आपने देखा कि ये स्प्लिट हो चुका है। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है खाली। देखो इधर x² है और यहाँ सिर्फ x है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रहा, x रहा, यहाँ पे क्या रहा, 3 रहा, क्योंकि x तो आपने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे से x तो बाहर आ गया, तो 3 रहा खाली। यहाँ आप देखोगे यहाँ और यहाँ में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 ले लीजिए। यहाँ क्या रह गया, x रह गया, यहाँ क्या रह गया, 3 रह गया, क्योंकि 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो x - 3 इधर भी है और x - 3 इधर भी है। दोनों तरफ से x - 3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x बचने वाला है। यहाँ क्या बचेगा, +1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके क्या बना लिए, फैक्टर बना लिए। आपके ये क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन फैक्टर को आपको 0 निकालनी है ना, आपको 0 फाइंड करनी थी ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इनको 0 के इक्वल रख दीजिए। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दीजिए, x - 3 को 0 के इक्वल रख दीजिए, और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप इसे नीचे की तरफ ही करना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप इसके नीचे ही करना। तो x - 3 = 0। इस -3 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, +3। इस +1 को उस तरफ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई -1। और अभी मैंने इससे पहले जो करवाया था इस क्वेश्चन के अंदर, वो डायरेक्ट आपको यही चीज़ करवाई थी ना, ये मैंने वैल्यू रख के दिखाई थी। अगर हम इसकी वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, तो आप 3 रख दोगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 के यहाँ रख दोगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 9 में से 6 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 में से 3 चले जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका 0 बन गया। इस तरह से -1 को पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, 2 होती है, तो इसके 0 भी कितने निकले, 2। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ना तो इसके कितने 0 निकलने वाले थे,
3, ठीक है। इस तरह से अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होता तो इसके कितने जीरो निकलते 4। तो हमें सभी के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे बुक के। फिलहाल आपको लिए वीडियो यहीं तक आपको पहुँच कर रहा हूँ, जब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कुछ ग्राफ दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन हैं ABCDE। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। मतलब हमें कह रहा है कि आपको ये ग्राफ जो रखा है वो y = px का है। तो y = px का मतलब कि आप x की वो कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वजह से y जो होगा क्या होगा, 0 होगा। अब आपको पता है y 0 कहाँ पे होता है, y 0 कहाँ पे होगा? आपको मैंने याद करो बताया था कि पूरे के पूरे इस x पर y क्या रहता है, 0 रहता है। देखो ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन y की कितनी मिलेगी, यहाँ 0 ही मिलेगी। यहाँ x की वैल्यू 2 मिलेगी, लेकिन y की कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ x की वैल्यू -1 मिलेगी, लेकिन y की कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। इस तरीके से y पर क्या होता है, x 0 होता है। इस पूरे x पर क्या होता है, y 0 होता है। और हमें चेक करना है y कहाँ कहाँ 0 है। तो y यहाँ पे देखो 0 होगा क्या, x से तो ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा ना, x को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें y की कोई भी 0 मिलने वाली नहीं है, तो इसके अंदर y की 0 नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं x की को ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार। आप देखोगे यहाँ पर ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है एक बार, तो इसका मतलब इसकी कितनी 0 होंगी, 1 0 होंगी। यहाँ पर ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है x को, जल्दी बताओ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार, 1 2 और 3। तो इसके अंदर कितनी 0 मिलेगी, 3 0 मिलेगी। तो बहुत आसान है ये, बाकी के 3 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ करने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको इसे लिखने का तरीका जो है वो आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा, किस तरीके से लिखते हैं। मैं एक क्वेश्चन को बस लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ तो इसको कैसे लिखेंगे कि देयर इज नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y = px as it does not intersect at x axis। क्योंकि ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है इसलिए इसकी कोई भी 0 नहीं होगी। इस केस में आप लिख दोगे देयर इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल y = px as it intersect at x axis only for once या one time। आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है ये आपको नीचे का वीडियो में आ ना रहा हो, लेकिन आपको मैं जो जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो लिखने का कोई तरीका इतना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लिख भी पाएंगे, और आपको एग्जाम्पल्स में ही दे रखा है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 2.2। जब तक के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ पॉज, ठीक है, जब तक आप नोट डाउन कीजिए। तो हमारे पास अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। मैं 2.1 और 2.2 इसी वीडियो में ही कंबाइन कर रहा हूँ, और 2.2 का खाली फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में हो सकता है थोड़ी लेंथ ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोगों को ये 2.2 भी क्लियर हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि 2.1 में कुछ ज़्यादा था नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 2.2। 2.2 के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। पहले आपको इसके जीरो फाइंड करने पड़ेंगे और फिर इनके रिलेशनशिप चेक करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स के साथ। अब ये क्या होता है रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी जीरो निकलती हैं, कितनी जीरो निकलती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, 2। कितनी जीरो निकलती हैं, 2। आपके पास जो 2 जीरो आएंगी, अगर आप उनका सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे, मतलब दोनों जीरो को, अगर मैं एक जीरो को अल्फ़ा मान लूँ और एक जीरो को बीटा मान लूँ, तो अगर अल्फ़ा और बीटा को दोनों को ऐड करेंगे, जो भी जीरो निकल के आएंगे दोनों को सम करेंगे, तो वो हमेशा किसके इक्वल आने वाली है, माइनस का कोफिशिएंट
ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा देखिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही तो थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना अभी आपको। तो यहाँ पे अगर आप दो जीरो निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उन दोनों जीरो के जो सम्स जीरो का सम करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि b माइनस का b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है a, इसके इक्वल आएगा हमेशा। इसी तरीके से अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल आएगा, यानी कि अल्फा और बीटा की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे आपका एक्स स्क्वायर ही लिया है मैंने, तो कांस्टेंट टर्म कितनी होती है, c होती है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, देखो a है, तो इसके इक्वल रहेगा। क्लियर है ये चीज़। तो आपको ये याद रखना है, जब आप चेक करेंगे, आपने जो क्वेश्चन करा, आपने जीरो निकाल लिया, आपको कैसे पता कि ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ है। तो ये तरीका है वेरीफाई करने का कि अगर आपने दोनों जीरो का सम करा और वो इसके इक्वल आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के दोनों का सम आ गया और प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सही किया है। अगर नहीं आ रहा तो हो सकता है आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। चलिए हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके देखेंगे। पहली चीज़ कि मेरे पास पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। पहली चीज़ मेरे को पता है कि इसके अंदर कितनी जीरो निकलने वाली हैं, दो। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो निकाल के देखते हैं। तो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करनी है। यहाँ 1 है, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8। -8 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 2 लाना है माइनस का, तो क्या बन जाएंगे, -4 और 2 हो जाएंगे ना। 4 2 जा 8, -8 आ जाएगा और 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2x ही बचेगा। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 2x। मैं बार बार ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ माइनस का 4x इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आंसर माइनस में चाहिए, वरना मैं प्लस का 4x और माइनस का 2x ले सकता था अगर ये प्लस में चाहिए होता तो मुझे माइनस में लाना है, इसलिए मैंने 4x के आगे माइनस लिया है। ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब बताइए इसमें से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। यहाँ पे क्या रह गया, x, यहाँ क्या रह गया 4। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे से क्या कॉमन आएगा, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया x, यहाँ पे क्या रह गया 4 ही तो रहा, क्योंकि 2 4 जाई तो 8 होते हैं, तो 8 के अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 4 ही तो रहा अंदर। तो x - 4 इधर भी है और x - 4 इधर भी है, तो मैंने x - 4 को क्या निकाल दिया, कॉमन। इधर क्या रह गया x, इधर क्या रह गया प्लस का 2। यहाँ तक बात क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या करा है, पहले इस वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फैक्टर बने उसका यूज करके मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वापस ये मिलने वाला है। फिर इनके अंदर से मैंने कॉमन टर्म निकाली, इधर से भी कॉमन निकाली, और आपके पास जो कॉमन आया उसे मैंने एक बार लिखा, इधर से x बचा, इधर से +2 बचा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन मैंने बताया था जीरो निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जीरो के इक्वल रखना होता है। एक बार इस फैक्टर को हम जीरो के इक्वल रख देंगे और एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, +4, क्योंकि -4 उस तरफ जाके प्लस होने वाला है। देखो भाई जीरो में जाके प्लस हो जाएगा तो 4 ही मिलने वाला है, कोई और नई चीज़ नहीं मिलने वाली। ये 2 उधर जाएगा तो -2 मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपके पास एक जीरो कितनी क्या आ गई, 4 आ गई, और एक जीरो क्या आ गई, -2 आ गई। अब मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था कि रिलेशनशिप को कैसे चेक करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया कि आपको अगर वेरीफाई करना पड़े तो आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरो, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल आता है, क्योंकि स्पेस की कमी है। मैंने ही बताया था माइनस का कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। वीडियो में आ नहीं रहा हो तो बता देता हूँ, ऊपर मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों जीरो का सम कर लेते हैं। दो जीरो, एक जीरो है 4 और एक जीरो है -2। दोनों जीरो का सम करिए, 4 और -2 का सम करिए, 4 और -2 का सम कीजिए। क्या ये इक्वल आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा बेटा? एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है? b, यानी यहाँ पे क्या है b -2, तो -2 लिख दिया अपॉन में मैंने यहाँ पे माइनस तो ये वाला लिखा है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी यहाँ पे माइनस का ही 2 है। देखो मैंने दो माइनस क्यों लगाए? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ये वाला माइनस जो है वो तो ये वाला माइनस है, कोई फॉर्मूले का माइनस है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो ऑलरेडी माइनस की टर्म है, तो माइनस में 2 लिखा है मैंने। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का 2 होता तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता मैं, तब मुझे ये दो माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। और नीचे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 है। तो आप देखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है। और यहाँ भी माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो 2 इधर बच रहे हैं, 2 इधर बच रहे हैं, यानी कि आपने बिल्कुल सही जीरो निकाले हैं। आप एक और बार चेक कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मैं लाइन नहीं भी खींच रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरो का प्रोडक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और देखूँगा किसके इक्वल आना चाहिए। वो अभी बताया था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, तो आप देखेंगे दोनों जीरो, एक जीरो थी 4 और एक जीरो थी -2, तो 4 × -2 प्रोडक्ट निकाल लिया। इधर आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितनी है? -8 अपॉन में यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, कुछ भी नहीं है, तो नीचे 1 है, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 × -8 इक्वल आ रहा है -8 के। ये आपको यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -8 इक्वल आ रहा है -8 के। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हो गया है क्लियर, सही आया है, बिल्कुल मैच कर रहा है, और सम ऑफ जीरो भी बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर आपको वीडियो में ये चीज़ें क्लियर नहीं आ रही हो स्पेस की कमी के कारण, तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से वीडियो रीअपलोड कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं सब चीज़ें बोल भी रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया है अभी। इसी तरीके से यहाँ के सारे क्वेश्चन होने हैं। मैं एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसका। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? 4s² - 4s प्लस माइनस में 1। तो x लिखा हो, y लिखा हो, s लिखा हो, t लिखा हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4s² - 4s - 1। अब की बार यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बोलते हैं, जिसे यहाँ पे वो s² है, तो इसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4 और यहाँ पे कितना है? -1। तो इसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 1 = 4, तो -4 आ गया हमारा। कितना आ गया? -4। -4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि कितना है? -4 आ जाए। तो आपको पता होगा -2 और -2 कितने हो जाएंगे? +4 हो जाएंगे, सॉरी। तो 2 और -2